नमस्कार दोस्तों। भाइयों, आज हम बहुत दिन के बाद आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लाए हैं जीके का। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है। लेकिन बस भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस मॉडल पेपर को आप जो है सीधा देखिए मत। पहले आप 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए। फिर जैसे ही हम आपके सामने क्वेश्चन पेश करें तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने हिसाब से उसका आंसर लिखिए और फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए। और ये जरूर सोचिए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक है। ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने 25 में से 18, 19 या 20 क्वेश्चन कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर कर पा रहे हैं, 20 से ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो समझिए कि आपने बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर रखी है। लेकिन फिर मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा भाई कि आप जो है प्रत्येक प्रश्न को ढंग से पढ़ना और उसके बाद आंसर देना भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो प्लीज़ एक बार 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक जरूर लिखिए और एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बाद में वो। पहले आप आंसर लिख ली ना, फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए। तो शुरू करते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और मैं उम्मीद करूंगा आप 18, 20 नहीं लाएं, 22 नहीं लाएं, 25 में से 25 ही लाएं। कमेंट करके जरूर बताना कितने सवाल ठीक हुए। तो शुरू करते हैं भाई। जीके का पेपर है। पहला क्वेश्चन, जातक कथाएं खुद्दक निकाय में शामिल हैं। खुद्दक निकाय किसका भाग है? तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। तो आपको बताना जातक कथाएं खुद्दक निकाय में शामिल हैं। खुद्दक निकाय किसका भाग है? ऑप्शन ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक और डी है अंगुत्तर निकाय। ट्राई कीजिए भाई, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप अपना आंसर जरूर लिख लीजिए। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो पहले बात करते हैं जातक कथाएं। जो जातक कथाएं भाई, इनमें महात्मा बुद्ध के पुराने जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, और ये जो जातक कथाएं किससे ली गई है? खुद्दक निकाय से। पूछ रहा खुद्दक निकाय किसका भाग है? तो भाई आंसर है ए सुत्त पिटक का। देखिए त्रिपिटक होते हैं, त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक होते हैं। सुत्त पिटक में भी कई सारे भाग हैं, जैसे दिग् निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ये सब सुत्त पिटक के अंदर आते हैं और खुद्दक निकाय के अंदर आ जाती है भैया जातक कथाएं। फिर से देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती हैं। ये किस में आती है? त्रिपिटक में। ठीक है, और फिर इस सुत्त पिटक के अंदर आते हैं खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये सारे सुत्त पिटक के अंदर आ जाते हैं और खुद्दक निकाय के अंदर आती है जातक कथाएं। उम्मीद समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके सामने क्वेश्चन है, कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। आंसर 0, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था? क्योंकि उसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसलिए आंसर भैया 0 है। साइमन कमीशन के विरोध का कारण ही ये था भाई, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वो। और विरोध का मेन कारण था कि ये जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा को अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया था? भाई ऑप्शन आपके सामने है, अपना आंसर ट्राई कीजिए भाई। ओके, उम्मीद है ये भी आपने अच्छी तरह से किया होगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवादित करने वाले थे महादेव देसाई। महादेव देसाई जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। महात्मा गांधी ने जो आत्मकथा लिखी थी वो कौन सी थी? वो थी सत्यानो प्रयोगो, गुजराती भाषा में लिखी गई, और इसको अनुवादित किया महादेव देसाई ने और इसका टाइटल हो गया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। पानी का हिमांक कितना होता है? आपके सामने ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कोई नहीं। ओके भाई, बहुत अच्छे। तो भाई अगर आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहे हैं तो भाई गलत है। 100 डिग्री बता रहे हैं तो भी गलत है। सही आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि पानी का हिमांक जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई। तो सेंटीग्रेड नहीं दे रखा, हमने फ़ारेनहाइट दिया है। इसीलिए मैंने कहा था भाई पहले इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब आंसर देना।
ओके, तो आगे से ध्यान रखना ऐसी कोई गलती ना करें प्लीज। अगर आपने ये गलत किया है तो, सही किया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सवाल पर। 4 सवाल हो चुके हैं आपके, 5वां सवाल, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? रजा लाइब्रेरी रामपुर, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ या भारत भवन इलाहाबाद? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करने के बाद आप ट्राई करें। ओके भाई, आ जाते हैं। तो देखिए, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, ठीक है। खुदाबख्श पुस्तकालय पटना में है, प्राचीन पुस्तकालय है। पांडुलिपि पुस्तकालय, भारत का सबसे बड़ा मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी या पांडुलिपि पुस्तकालय खुदाबख्श लाइब्रेरी है। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है। भारत भवन भोपाल में है, इलाहाबाद में नहीं है। ये कहां पर है? भोपाल में। जो इलाहाबाद में है वो क्या है? वो आनंद भवन है। तो आंसर ये हो गया भाई, ये सुमेलित नहीं है। भारत भवन भोपाल में है, इलाहाबाद में आनंद भवन है भाई, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपका ठीक रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके सामने फिर कुछ सवाल आए हैं जिसमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। खजुराहो चंदेल वंश, महाबलीपुरम पल्लव वंश, कांचीपुरम चालुक्य वंश, बृहदेश्वर चोल वंश? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके जरूर करें भाई। ओके, तो सही आंसर है भैया कांचीपुरम चालुक्य वंश, क्योंकि कांचीपुरम के मंदिर भी पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए, महाबलीपुरम पल्लव वंश, कांचीपुरम पल्लव वंश, बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों ने बनवाए थे, ठीक है। तो यहाँ चालुक्य वंश की जगह पल्लव वंश आना चाहिए था। ओके भाई, बहुत अच्छे, बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। काल क्रम अनुसार इनमें से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? रामचरितमानस की रचना, कुतुब मीनार का निर्माण, ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके करना भाई। ओके भाइयों, आ जाते हैं। तो कह रहा कि इनमें सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? तो आंसर तो है भैया ये रामचरितमानस की रचना। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने पूरा करा दिया इसको, ठीक है। तो ये कब की बात चल रही है? ये चल रही है 13वीं शताब्दी की। ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा हर्षवर्धन के समय में हुई, 7वीं शताब्दी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कुमारगुप्त प्रथम उससे भी पहला हो गया, फिर ये और रामचरितमानस की रचना किसने की भाई? तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे भाइयों। तो सबसे बाद में रामचरितमानस की रचना हुई है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु किस देश में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, भारत या फ्रांस। जर्मनी में हुई, अमेरिका में हुई, भारत में हुई या फ्रांस में हुई होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु? ओके भाई, बहुत अच्छे, शाबाश भाई। आंसर है डी, फ्रांस। फ्रांस में पड़ता माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक में एक पर्वत है माउंट ब्लैंक, वहां पर भाभा जी की मृत्यु बताई गई है 24 जनवरी 1966। 24 जनवरी 1966 को हवाई जहाज की दुर्घटना हुई थी जिसमें भाभा जी की मृत्यु हुई। तो होमी जहांगीर भाभा भारत के बहुत बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे, न्यूक्लियर वैज्ञानिक बोला जाता है। कहा जाता है कि इन्हें बहुत होल्ड था परमाणु बम वगैरह पर, परमाणु रिसर्च के मामले में, और कुछ देश इनसे चिढ़ रहे थे। तो कहा जाता है कि इनकी दुर्घटना नहीं हुई थी, वो कराई गई थी। ऐसा भी बहुत सारे विचार रखे जाते हैं। तो 1966, 24 जनवरी 1966 को इनका जहाज था, एयर इंडिया का जहाज था। तो वो जहाज जब चलता है तो माउंट ब्लैंक पर्वत के ऊपर, जब फ्रांस में स्थित है आल्प्स पर्वत श्रेणी में माउंट ब्लैंक पड़ता है, वहां जब पहुंचता है तो जो कंट्रोल रूम था वो जेनेवा में था। उसके और पायलट के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जैसा कि बताया जाता है, और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे, लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक को हमने खो दिया था, ठीक है। तो जिसमें कहा जाता है कि कुछ दूसरे देशों का हाथ था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। तो लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? फ्रांस के माउंट ब्लैंक के पास हुई थी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते भाई। इनमें से किसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में की गई? क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में की गई? प्रार्थना समाज, धर्म सभा, देव समाज या सत्य शोधक समाज? ओके भाई, बहुत अच्छे। आंसर है भैया धर्म सभा।
धर्म सभा की स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में की गई थी, क्योंकि ये मान रहे थे कि भाई ब्रह्म समाज जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, तो इसलिए उसके खिलाफ में की गई धर्म सभा। ठीक है, धर्म सभा की स्थापना, जिन्होंने जब बात आई कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर रहे थे, लेकिन कुछ का मानना था कि हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसलिए ब्रह्म समाज के खिलाफ धर्म सभा की स्थापना की गई भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रोग में हृदय में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखने वाला सेप्टम विकसित नहीं होता? आपके सामने है मिनीमाता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इताई या विल्सन। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छा, ब्लू बेबी सिंड्रोम सही आंसर है। हमारे जो हृदय होता है, हृदय के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। लेफ्ट में हमारा प्योर ब्लड होता है, राइट में हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो उसको जो प्योर और इम्प्योर को अलग रखने वाला जो भाग है वो सेप्टम बोलते हैं। अगर किसी मतलब कोई बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस समय अगर माँ जो है पानी पी ले नाइट्रोजन युक्त, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो है जो बच्चा है उसके अंदर भ्रूण है, उस बच्चे में जो हृदय का विकास नहीं होगा, हृदय में सेप्टम का विकास नहीं होगा। और जब सेप्टम का विकास नहीं होगा तो प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिल जाएंगे, और जब इम्प्योर ब्लड पूरे शरीर में घूम जाएगा तो उसमें शरीर नीला पड़ जाएगा। नीला पड़ेगा तो उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रोजन के कारण होता है, सेप्टम विकसित नहीं होता। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़ते हैं भाइयों। ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शासक ने कहा कि केवल एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य लगभग खो ही दिया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। ट्राई कीजिए भाइयों। ओके भाई, सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कथन है ये, एक छोटे से राज्य के चक्कर में इन्होंने आक्रमण किया और लगभग ये हार गए थे और पूरा का पूरा साम्राज्य नष्ट हो चुका होता इनका। तो तब इन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हमने लगभग अपने साम्राज्य को पूरा खो दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? आलू के जो चिप्स होते हैं इनके पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ट्राई करते हैं। ओके भाई, सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है भरी जाती है चिप्स के पैकेट में। CO2 कहाँ भरी जाती है? कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में। ठीक है, ओके, लगभग हम बीच में पहुंच चुके हैं भाइयों। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा कोई बात नहीं भाई। खैर, हमारी भी ये गलती है कि हम रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो हमें आगे के लिए उत्साहित कीजिए और हम भी आगे जिससे जल्दी जल्दी वीडियो लाएं आपके सामने। ठीक है, और भैया जी ये जरूर कमेंट कर देना। देखिए, मैं आपसे कह भी नहीं सकता, लेकिन अगर हो सके तो कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। ओके भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? पहली है स्वर्ण सिंह समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, शिवरामन समिति या नरसिम्हन समिति। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, सही आंसर है शिवरामन समिति। इसके आधार पर मौलिक कर्तव्य शामिल हुए थे। 42वां संशोधन था ये, शिवरामन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम जी का जन्म किस युग में हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। सतयुग, कलयुग, त्रेता युग या द्वापर युग? ओके भाई, सही आंसर है भैया त्रेता युग। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत गिरने पर मांग कम हो जाती है वो क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत गिरे तो मांग कम हो जाती है। जनरली क्या होता है कि अगर वस्तु को हम सस्ती कर दे तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, वस्तु को महंगी कर दे तो उसकी मांग कम हो जाती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत गिरने पर मांग कम हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है घरेलू वस्तुएं, अति आवश्यक, गिफिन या किन्स वस्तुएं। ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है भाई गिफिन। और मुझे उम्मीद है ये तो सवाल किसी ने गलत नहीं किया होगा, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा भारत में होगा? आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा भारत में होगा। ओके भाई, सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती भारत में,
23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। नॉर्थ में अक्षांश जो होता है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है इंडिया से। 0 डिग्री भूमध्य रेखा तो गुजरती ही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी भारत में नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 17, भारत के किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, आपने वीडियो को पॉज करके इन सवालों को किया होगा। तो 17वें सवाल का सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंडिया से वापस इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है ये हमारी लोकसभा के जैसा होता है। वहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाया गया था। हालांकि वो सिद्ध नहीं हुआ था, बीच में रोक दिया गया था, लेकिन इम्पीचमेंट की कार्रवाई चलाई गई थी भाई। अगले सवाल पर आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, सभी जानते हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष में से किसी या सभी को, किसी एक को या सभी को निलंबित कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 359 या अनुच्छेद 372। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, उम्मीद है आपने ये बिल्कुल ठीक किया होगा। अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा तो आप इसको सेंस से कर सकते थे। देखिए ये कह रहा मूल अधिकारों को निलंबित करना। जब निलंबित करने की बात आती है तो मूल अधिकार निलंबित कब होते हैं? आपातकाल के दौरान। और आपातकाल का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। तो 352 से 360 के बीच होना चाहिए, यानी ये और ये तो पहले ही हट गया। तो आंसर है भैया अनुच्छेद 359। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? सामान्यतः रक्त कैंसर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को। आपके सामने ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया या एनीमिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आंसर है सी, ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, मदुरई, कोचीन या तंजौर। ओके भाई, बहुत अच्छे। आसान सा सवाल है। हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, ओके भाई। तो हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। थोड़े से सवाल रह गए हैं बस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1975, 1980, 1985 और 1990। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। आंसर है सी, 1985 में। इग्नू बोलते हैं जिन्हें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू 1985 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 4% बच रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपका अभी तक एक भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा। आगे सवाल आसान भी हैं, एक आध अच्छे सवाल भी हैं। तो आप ये जरूर बताना कि इन 25 क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा। ठीक है भाई, वैसे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए ज़रूर। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। वैसे अच्छा लग रहा है तभी तो आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं भाइयों, इतना तो रीजनिंग लगा सकते हैं भाई। ओके, इनमें से किस राज्य की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, बहुत अच्छे भाई। अगर आप सिक्किम कह रहे हैं तो थोड़ा सा गलती कर दिया आपने। सिक्किम की सीमा चीन से लगती है, भूटान से लगती है, लेकिन म्यांमार से नहीं लगती, नेपाल से लगती है। अगर म्यांमार की जगह नेपाल होता तो सिक्किम आंसर आता। इसमें आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाइयों, ओके। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? पृथ्वी का जो क्रोड होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है, वो किससे निर्मित है ये बताना है आपको। लोहा, तांबा, तांबा निकिल, लोहा निकिल, लोहा और जस्ता। ओके भाई, बहुत अच्छे। सियाल, सीमा, नीफे बोलते हैं ना, सियाल, सीमा, नीफे, निकिल और फेरियम। निकिल और फेरियम, निकिल और फेरियम मतलब निकिल और लोहा। आंसर है सी। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे 3 भाग होते हैं। बाहर का सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। नीफे का मतलब है निकिल और फेरियम, लोहा और निकिल होता है भाई। ठीक है, ओके। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित वेनेजुएला की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन है रेनमिनबी, शेकेल, बोलीवर या पीसो। ओके,
लगा दिया आपने निशान, बहुत अच्छे। आंसर है बोलीवर। बोलीवर जो है वेनेजुएला की मुद्रा है और वेनेजुएला की करेंसी की कीमत बहुत कम हो गई है वर्तमान में। वहां पर जो मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि उसकी करेंसी लगभग तबाह हो चुकी है। वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा नोट 2000 रुपये का है, वहाँ लाखों रुपए के नोट जारी किए जा रहे हैं, यानी लाखों बोलीवर के नोट भी जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि मुद्रास्फीति से निपटा जा सके। तो इसलिए बहुत चर्चा में आजकल वेनेजुएला की मुद्रा। वेनेजुएला में आर्थिक संकट आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको सीखने के लिए भी। तो वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। रेनमिनबी किसकी मुद्रा है? ये चीन की मुद्रा है। शेकेल किसकी है? इजराइल की है। अब बहुत सारे कहेंगे जी भाई जी चीन की मुद्रा तो युआन है। तो भैया जैसे रुपया और पैसा होता है ऐसे रेनमिनबी और युआन है। तो चीन की मुद्रा युआन भी बोली जाती है, रेनमिनबी भी बोली जाती है, याद रखनी है। शेकेल इजराइल की मुद्रा है, बोलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है, पीसो फिलीपींस की मुद्रा है, कोलंबिया की मुद्रा है। तो हम फिलीपींस लिख देते हैं। एक दो और देश हैं जिनकी मुद्रा पीसो है, जैसे ठीक है। तो पीसो फिलीपींस की भी मुद्रा है, कोलंबिया की मुद्रा है, और भी एक दो देशों की मुद्रा है पीसो। ठीक है। तो हमने पूछा वेनेजुएला की मुद्रा, आंसर है बोलीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए, आने वाले 2-3 वर्षों के लिए ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर कोई भी 2-3 वर्षों में कोई भी एग्जाम किसी को भी देना तो उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि चर्चा में रहेगी 2-3 वर्षों तक ये मुद्रा। आ जाते हैं इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? सबसे कॉमन क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है, उम्मीद है आपने सही किया होगा। आ जाइए। अगर आपने 42 मील 195 गज लिखा है तो गलत है आप। सही आंसर है डी। अगर आपने ए लिखा है तो गलत है। क्यों है? यहां पर मील और गज चल रहा है। तो याद रखना मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होता है, और ये जो लिखा हुआ है ये कितना होता है? 42 किलोमीटर 195 मीटर। ये दोनों बराबर होते हैं भाई, ये और ये बराबर होते हैं। तो अगर गज में पूछ रहा तो 26 मील 385 गज बताना है, मीटर में पूछ रहा तो 42 किलोमीटर 195 मीटर होता है। तो ये भाई हमारा आज का 25वां क्वेश्चन। आपको ये 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक है कमेंट में बताइए। पेपर कैसा लगा ये भी बताइए। और अगर आपके क्वेश्चंस मतलब आपकी तरफ से उत्साहवर्धक आता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, तो याद रखिए अभी कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्दी आपके सामने रेगुलर वीडियो शुरू की जाए। रेगुलर मतलब हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, अभी 1 हफ्ते की गारंटी नहीं है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रतिदिन 1 वीडियो लाने की। ठीक है, 1 सप्ताह के बाद। ठीक है, तो तब तक देखते हैं, बीच में 1-2 वीडियो और लाते हैं, और आपके कमेंट्स का भी हमें थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं, हमें भी आपके कमेंट्स का इंतजार होता है। हाँ, ये हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हमारी गलती है जो हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन देखिए भाई, सभी चीज़ें होती हैं, सभी की ज़िंदगी में होती है, तो ये सब चलता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अब बहुत जल्द हम आपके सामने रेगुलर वीडियो की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेटअप है जो हमें सेट करने हैं, उसके बाद रेगुलर वीडियो आ ही जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।